नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा परिवार और एपेक्स यूनिवर्सिटी द्वारा करियर गाइडेंस प्रोग्राम में। कल के आपके एपिसोड के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को ये बताया कि वो पीसीएम के स्टूडेंट्स क्या-क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो कौन से एरियाज हैं जिनमें वो करियर बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि डिप्लोमा में, बीटेक में, आर्किटेक्चर में और बैचलर ऑफ डिज़ाइन में, इसके अलावा बीएससी जो कंटेम्प्रेरी प्रोग्राम है और गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप उस लिंक को हम आपसे शेयर कर देंगे वापस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में भी वो लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे कि आगे बच्चे इन कोर्सेज के अलावा पीसीएम और पीसीबी के बच्चे, उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें करियर बना सकते हैं। सर, आपका वापस स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम चाहेंगे कि आज आप थोड़ा सा बायोलॉजी और मैथ्स के बच्चे, उनके पास और क्या करियर बनाने के लिए ऑप्शंस हैं, उन पर अगर हम एक बार चर्चा करेंगे, आप प्रकाश डालेंगे तो बच्चों को और अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी। थैंक यू सर। मैं फिर से एपेक्स यूनिवर्सिटी की करियर काउंसलिंग वाले इस पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीइंग ए करियर काउंसलर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल हमने बात की थी कि पीसीएम जिन बच्चों के पास है 12th तक, 10+2 लेवल तक, वो प्राइमरीली जो अपना एम रखते हैं वो रखते हैं कि बीटेक, फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बी आर्क और बी डैश, इस तरह के कोर्सेज में वो अपना प्राइमरी इंटरेस्ट रखते हैं। कल हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज फिर हम बात करेंगे कि उसके अलावा और क्या ऑप्शन है पीसीएम के बच्चे के साथ हो सकते हैं, या फिर जिसके पास बायोलॉजी है बच्चे के पास 10+2 में, वो क्या कर सकता है। तो उसमें सर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फार्मेसी के कोर्सेज, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 ईयर कोर्स है, बी फार्म बैचलर इन फार्मेसी जो कि 4 ईयर कोर्स है। इनमें डिप्लोमा फार्मेसी और डिग्री फार्मेसी में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के बच्चे आते हैं, दोनों में बहुत अच्छे कैरियर्स हैं। क्या क्या स्कोप है वो भी हम अपने अगली चर्चा में बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं सर, तो बीएससी एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स में भी बच्चे जा सकते हैं। इनके फॉरेंसिक साइंस के बारे में कल हमने एक इनिशियल लेवल पे आपको बताया था कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें बच्चे आजकल बहुत अच्छे जा रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस का मतलब है कि जहां भी क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है या लॉ और लेजिस्लेचर से रिलेटेड पार्ट है, वो जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस कहलाता है कि कहीं भी अगर कुछ अपराध हो रहा है तो वो चाहे आजकल डिजिटल पार्ट से हो चाहे मैनुअल पार्ट से हो, दोनों में बीएससी फॉरेंसिक साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है। गवर्नमेंट में काफी पोस्ट निकल रही है इसकी, प्राइवेट सेक्टर और अनुसंधान में भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत अच्छे कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो बायोलॉजी के बच्चों की भी प्रेफरेंस ज्यादा रहती है, बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। आजकल डाइटिक्स से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफी अवेयरनेस आई है, स्पेशली आफ्टर कोविड एनवायरनमेंट काफी लोग हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो वहां पर, और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जहाँ इन पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट एडमिटेड है, वहां पर उनको अपनी डाइट चार्ट, डाइट समरी देने के लिए रेगुलर डाइटिशियन विजिट करते हैं। हालांकि हमने ऐसा भी देखा कि योगा और जिम जो बिल्कुल वहाँ भी ये बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आजकल योगा जो सेंटर्स थे या जिम थे, उसमें जिम के जो कोच होते थे, ट्रेनर्स होते थे, उनके साथ साथ डाइटिशियंस का बहुत अच्छा स्कोप हो गया है वहां भी। और हर अच्छे जिम में, जो ठीक ठाक सा भी जिम है, तो वहाँ आपको डाइटिशियन अवेलेबल होंगे जो कि आपको सलाह देंगे कि आपका फूड हैबिट्स क्या होना चाहिए और इस टाइम पे जब आप जिम में जा रहे हैं तो आपके स्पेशल प्रोटीन्स पे क्या ध्यान देना चाहिए या बेसिक आपकी डाइट्स क्या होनी चाहिए। तो इसलिए हर लेवल पे आजकल इसको बढ़ता जा रहा है डाइटिशियंस का भी। हॉस्पिटैलिटी इन होटल मैनेजमेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कहलाता है बीएचएमसीटी 4 ईयर कोर्स, और बीएससी 3 ईयर कोर्स है जो होटल मैनेजमेंट में और हॉस्पिटैलिटी में कहलाता है। उसमें आप बायोलॉजी मैथमेटिक्स दोनों के बच्चे जा सकते हैं। आजकल टूरिज्म का जैसे जैसे स्कोप बढ़ रहा है, ओयो और इस तरह की कंपनियों के आपने नाम सुने, तो लोग आजकल प्रीफर कर रहे हैं बाहर जाना, घूमना, काफी हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म की बात हो रही है। तो वहाँ इस तरह के जो बच्चे बीएससी कर लेते हैं उनका भी काफी अच्छा स्कोप है। होटल के हर सेक्शन में इनका स्कोप है। होटल के हर सेक्शन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम रिसेप्शन, जो फ्रंट एरिया कहलाता है, फ्रंट ऑफिस कहलाता है, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट है, किचन है, और कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ हर लेवल पे स्पेशलिटी के साथ में बीएससी हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट वाले बच्चों का बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन बस ये है, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि कोर्स आप कोई सा भी ऑप्ट करिए,
स्टूडेंट का, बच्चे का अपना जो मन है, इंटरेस्ट है, वो उसमें होना चाहिए, तभी जाकर के वो बहुत अच्छा कर पाएगा। हर कोर्स बहुत अच्छा है, सिर्फ करने वाला पूरे मन से उस कोर्स को करे और फिर आगे के लिए वो निश्चिंत हो जाए कि उसको क्या करना है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा, BPES जो है, ये भी एक कोर्स है फिजिकल एजुकेशन का, आपने नाम सुना होगा। जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जा रहे हैं, इसमें फिजिकल एजुकेशन में आजकल स्कोप इसलिए भी बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया है कि आप चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज एजुकेशन में भी ये चीज है कि वहां पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। तो आप देख लीजिए कि हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं, तो इतनी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी हर स्कूल में आपको एक फिजिकल ट्रेनर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर जरूर मिलेगा। इसलिए आप स्कोप का अंदाजा तो सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं। और उनकी जो पे स्केल है वो एज इक्वलेंट टू नॉर्मल टीचर होती है, जिस भी स्केल में जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चरशिप में। तो ये है। इसके अलावा भी अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचर एक बहुत ही रेपुटेटेड और प्रोफेशनल वर्क है जो जहां पर आप BE एजुकेशन कर सकते हैं। मतलब BE का मतलब हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि सिर्फ आर्ट्स के बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है। BE एजुकेशन में आज मैथमेटिक्स का बच्चा भी आ रहा है, बायोलॉजी का बच्चा भी आ रहा है, आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा भी आ रहा है। और BE एजुकेशन के बाद में आप एक टीचिंग वाली लाइन जो है अपनी, उसमें अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो सर, आप जैसा आपने बताया कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वालों के लिए ये आज जो आपने कुछ कोर्सेज बताए हैं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप जो फार्मेसी प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमारे स्टूडेंट्स को एलिब्रेट करें कि फार्मेसी प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह की चीज़ें वो सीखने को मिलती हैं और वो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है और करियर कैसे बना पाएंगे। फार्मेसी सर एक ब्रॉड रूप से अगर हम बात करें तो मेडिसिन की नॉलेज है, ड्रग्स की नॉलेज है कि हाउ टू प्रिपेयर इट एंड हाउ टू डिस्पेंस इट, कैसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं और कैसे उनको सेल किया जाता है। ये पूरा जो पार्ट है वो फार्मेसी कहलाता है। ये इस तरह का कोर्स है कि 4 ईयर कोर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर कोर्स है और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर कोर्स है। दोनों की एलिजिबिलिटी है कि साइंस होनी चाहिए बच्चे के पास, चाहे वो बायोलॉजी है चाहे मैथमेटिक्स है। ठीक है सर। उसके बाद में डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद में जो हमारे एवेन्यूज है वो ये है कि सबसे पहली चॉइस होती है कि हम अपना रिटेल फार्मेसी स्टोर खुद का खोल लें, जिसको मेडिकल स्टोर बोलते हैं या फार्मेसी बोलते हैं। आज इंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ बिजनेस है फार्मेसी रिटेल शॉप या चेन स्टोर्स ऑफ फार्मेसी। अपोलो फार्मेसी और ऐसी कई कंपनियों के आपने नाम सुने होंगे, या फिर अपना खुद का मेडिकल शॉप। जिन बच्चों में ये होता है कि मेरे को आगे पढ़ाई करके अपनी खुद की मेडिकल शॉप खोलनी है, बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा बिजनेस है, रेपुटेशन है मार्केट में, फील्ड में, तो वो डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद सीधे ही इंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं। मतलब अपना खुद का वो रिटेल फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं। रिटेल है, उसके साथ में होलसेल या लोन लाइसेंस, इस तरह की कई चीजें वो कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा फार्मेसी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इसी में अगर हम स्कोप की आगे बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा होगा आजकल डे बाय डे बहुत ज्यादा पोस्ट आ रही है गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की। स्पेशली ज्यादातर स्टेट में जब से निःशुल्क दवा योजना जो आई है, फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आई है, तब से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में या तहसील हेडक्वार्टर पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर निःशुल्क दवा योजना का एक काउंटर होगा। एक काउंटर का मैं बहुत ब्रॉड रूप से आपको बता रहा हूँ, एक मेडिसिन के काउंटर का मतलब है वहां मिनिमम 3 से 4 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट। अगर हम 8 आवरली ड्यूटी भी देखें तो 8 या 24 घंटे एक मेडिकल शॉप खुल रही है तो 3 फार्मासिस्ट हो गए सर और एक रिलीवर हो गया। मतलब किसी की भी एक रोटेशन रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे SMS मेडिकल कॉलेज जैसे हॉस्पिटल SMS में मोर देन 150 फार्मासिस्ट ऑलरेडी पोस्टेड है जयपुर जैसी जगह में। तो आप फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाएं, इतनी मेडिकल शॉप है और जहां भी मेडिकल शॉप्स हैं आपको हर जगह वो चलती हुई मिलेगी, रनिंग मिलेगी, मार्जिन अच्छा है, रेपुटेशन है, जैसा कि मैंने बताया। तो एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकता है डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद एक कैंडिडेट। डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद हमारे कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि उनको और ज्यादा हायर स्टडी में इंटरेस्ट है तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू B फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अगले 3 साल में अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी। तो उनके ज्यादा और स्कोप बढ़ जाता है डिग्री करने के बाद में। गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर जो पहले ड्रग इंस्पेक्टर कहलाते थे वो पोस्ट है, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट है, रेलवे में है, बैंकिंग सेक्टर में है, हर जगह। और गवर्नमेंट के जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो तो है ही सही, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहीं भी जहां डिप्लोमा वाला कैंडिडेट एलिजिबल है वहां डिग्री वाला फार्मेसी का कैंडिडेट भी एलिजिबल है।
फिर बैचलर इन फार्मेसी की बात में जो स्कोप है वो है कि अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो एक बच्चा एमफार्म कर सकता है मास्टर इन फार्मेसी, उसकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कि फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है। इस तरह के कई सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चे फार्मेसी में जाते हैं, तो वो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं जी। एमबीए इन जनरल भी कर सकते हैं और एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आप फार्मेसी की लाइन में अंदर जाएंगे, इसको काफी ज्यादा है, स्पेशली आफ्टर कोविड सिचुएशन हेल्थ केयर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है। एक फार्मेसी बहुत चार्मिंग ब्रांच है। आज ऑलमोस्ट आप सभी कॉलेजेस स्कूल्स में देखेंगे जहां भी फार्मेसी अवेलेबल है, इस टाइम तक ज्यादातर जगह सीट भर चुकी होंगी या भरने वाली होंगी। सबसे पहले सीट्स भरती हैं इसकी, बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट आते हैं। और आने का रीजन ये भी है कि मेडिकल, एक बच्चा बायोलॉजी अगर बैकग्राउंड से है तो एमबीबीएस के बाद वो अगर अपना सेकंड ऑप्शन रखना चाहता है तो फार्मेसी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में से रहती है जी। ये सर फार्मेसी के बारे में। सर फार्मेसी में जो बच्चा है वो क्या प्राइवेट कंपनीज में भी करियर बना सकता है? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनीज में वो अपना करियर बना सकता है। जैसे कि मैंने लाइंस बताई आपको, मैं बहुत लिमिटेड बता पाया था आपको कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है तो क्या बनेगा। अगर वो गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज दोनों सेक्टर में अवेलेबल है, गवर्नमेंट में भी है। जैसे आपने नाम सुना होगा इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आईडीपीएल है, आरडीपीएल है, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स है। हर स्टेट की अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। इस तरह से गवर्नमेंट की हर फार्मा लाइन में और फार्मा कंपनी में भी अलग अलग सेक्टर में, जैसे मार्केटिंग में अगर बच्चा जाना चाहता है तो मार्केटिंग में भी स्कोप है, प्रोडक्शन में जाना है उसको, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, पैकेजिंग में जाना है, एडवर्टाइजमेंट में जाना है या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जाना है। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि ये कंपनी की इतनी सारे सेक्शंस हैं, ब्रांचेस हैं, जहां की फार्मेसी का एक बच्चा बी फार्म करने के बाद वो इजीली ज्वाइन कर सकता है। गवर्नमेंट में भी अगर आप बात करेंगे सर, तो ये सारे सेक्टर्स जो मैंने बताए, सारी कंपनी बताई, अगर ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी ये सारे सेक्शंस उसके लिए अवेलेबल है। तो जैसा आपने मेरे को एक बात शुरू में बताई फार्मेसी के बारे में कि बच्चा डी फार्मेसी करके खुद का सेटअप कर सकता है, शॉप खोल सकता है, तो क्या उसके लिए स्टडीज सफिशिएंट है, उसको कोई लाइसेंस भी लेना? सर उसमें क्या होता है कि जब भी एक बच्चा फार्मेसी की कोई क्वालिफिकेशन लेता है, चाहे वो डिप्लोमा फार्मेसी है चाहे डिग्री है, उसको अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वही एक लाइसेंस कहलाता है जिसको हम रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट कहते हैं। वो लाइसेंस जो उसको मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो उसके बाद में अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकता है या अपना फार्मेसी का दूसरा बिजनेस कर सकता है। अगर उसने बैचलर इन फार्मेसी की है और उसके बाद 18 मंथ्स की ट्रेनिंग की है, अगर जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको एक अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट का लाइसेंस मिलता है। इसके बाद वो अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहां प्रोडक्शन होता है वो भी स्टार्ट कर सकता है। तो फार्मेसी के अलावा सर ऐसी कौन सी मेडिकल स्ट्रीम है जो पीसीबी का बच्चा, मेडिकल अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, जो बच्चा ऑप्ट कर सकता है? मतलब केवल फार्मेसी में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो क्या और भी कई ऑप्शंस हैं? बिल्कुल है सर। जिस बच्चे ने बायोलॉजी ली है, देखिए कहीं ना कहीं जब उसने बायोलॉजी ली थी तो उसके और उसके परिवार के मन में एक इच्छा थी कि बच्चा डॉक्टर बने। अब डॉक्टर्स का मतलब है कि मेडिकल की पूरे कंट्री में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो जहां फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो एक बच्चा, कहीं भी एक बच्चे को अपने लेवल के अकॉर्डिंग होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूरी राहें खुली हुई है। एक मैं आपको बहुत नए और अच्छे कोर्स के बारे में बताऊं, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। ये 5.5 ईयर का कोर्स है, इंटर्नशिप भी इसमें होती है। इसमें जैसे कि अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट था, आयुर्वेद के बारे में लोग जानते थे कि BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी जो कोर्स है, उसकी जगह ये BNYS एक कोर्स है जिसमें कि जो एडमिशंस होते हैं वो राजस्थान में सेंट्रल लेवल पे एडमिशंस होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर डायरेक्टली अप्रोच भी करेंगे, एडमिशन का प्रोसेस करेंगे, तो वो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एंटर होना पड़ेगा। एक सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग होती है स्टेट में, और राजस्थान में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, वो काउंसलिंग करती है। और काउंसलिंग से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, उनको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। काफी लिमिटेड कॉलेजेस हैं इसमें BNYS में, क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडी है नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में। तो आयुर्वेद से ही अलग है, हम आयुर्वेद से इसको मिक्स नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट्स काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसीज, अगर आप लास्ट मंथ का न्यूज़पेपर देखें तो राजस्थान की जो RPSC है,
पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने इतनी पोस्ट निकाली है। और आयुष मंत्रालय जब से बना है, आयुष का मतलब हो गया सर कि आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, ये सब मिला करके कॉमन मंत्रालय बना दिया गया है हमारी सरकार में। उसका नाम है आयुष मंत्रालय। जब से ये आयुष मंत्रालय बना है तब से ये सारी पद्धतियां जो हमारी खुद की पद्धतियां कहलाती है, देश की पद्धतियां कहलाती है, इन सबको एक साथ एक ही जगह रख दिया गया है, जिससे कि सबका विकास हो सके, सबका साथ सबका विकास। तो उसलिए BNYS जो कोर्स है सर, ये बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड कोर्स है। इसमें हमारी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेस के, उनको डाला गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पेशेंट्स पे। जितने भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स का मैंने रिस्पांस देखा है, पेशेंट्स हमेशा सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत ही अगर क्रिटिकल इलनेस है या फास्ट रिलीफ चाहिए तो लोग एलोपैथिक की तरफ जाना चाहिए, जाते हैं और रिलीफ भी मिलता है। लेकिन अगर नॉर्मल सिम्टम्स हैं और लाइफ को और अच्छी तरह से जीना है तो ये बहुत अच्छी साइंस है और बहुत अच्छा कोर्स है नेचुरोपैथी योगिक साइंसेस। तो ये BNYS के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा सर बायोलॉजी के बच्चों के लिए BPT, जिसको हम बोलते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी, आपने फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह देखे होंगे। एक टाइम होता था जब किसी पेशेंट को जहाँ जिनके फ्रैक्चर हो जाता था या कुछ ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी बोन में या किसी मसल में, तो वो ऑर्थोपेडिशियन ही प्लास्टर चढ़वा देते थे उसके और बोल देते थे कि भाई 21 दिन बाद आना, 45 दिन बाद आना, 1 महीने के बाद आना और मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता दूंगा और उसके बाद तुम वो एक्सरसाइज करना तो धीरे धीरे अपने नॉर्मल उस पे आ जाएंगे, आप स्टेटस पे आ जाएंगे। आज का टाइम बदल चुका है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, रश बढ़ रहा है, ऑर्थोपेडिशियंस के पास भी टाइम कम है और एडवांस रिसर्च की और एडवांस स्किल्स की भी जरूरत है। तो आजकल जब किसी को ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, तब अगर फ्रैक्चर हुआ है या कोई और व्याधि आई है तो ऑर्थोपेडिशियन जो है, सीनियर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने अपना काम कर दिया, सर्जरी है या नॉर्मल प्लास्टर चढ़ा दिया है और उसके बाद वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई अब आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कल से या 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक्सरसाइज करवाएंगे, बताएंगे, जिससे कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो गए। डिफरेंट टाइप्स एक्सरसाइजेस। तो ये BPT का स्कोप इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है हॉस्पिटल्स में भी और आजकल रेजिडेंशियल सर्विसेज भी शुरू हो गई हैं, वहां भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है वो आई कैन गिव यू द गारंटी कि बहुत अच्छी अर्निंग अपनी एक रेपुटेशन के साथ में कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ में और डॉक्टर के बाद इनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। हमने रिसेंट अभी टाइम में ऐसा भी सुना है कि जो स्पोर्ट्स में लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके पास खुद के फिजियोथेरेपिस्ट, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। क्या ये एक बहुत अच्छी ब्रांच आई है सर, जैसे मेडिकल साइंस में होती है स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन का मतलब है कि जब भी एक स्पोर्ट्समैन है, जो भी आदमी चाहे जिम में जा रहा है चाहे स्पोर्ट्स में जा रहा है, उसको अगर कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है, इंजरी का मतलब नॉर्मल चलते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा जी, तो वो स्पोर्ट्स इंजरी कैटेगरी में आएगा और डॉक्टर अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिकमेंड कर देंगे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट का सर जब आपने कहा तो मैं एक चीज और बताता हूँ कि आजकल जो जिम है जी और या हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें भी फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। जहाँ केवल इंस्ट्रक्टर थे पहले कि वो केवल जिम में अपने एक्सरसाइज के बारे में बताते थे, वहाँ भी हाईली स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, क्योंकि उनको बहुत हमारी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पता है और कितना मूवमेंट हो सकता है बॉडी के किसी पार्ट का और कितना बॉडी के लिए सही रहेगा वो एक नॉर्मल कोर्स से ज्यादा समझते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो यहाँ भी सर उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो स्पोर्ट्स के मैटर में भी और फिजियोथेरेपी के मैटर में मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय काफी बहुत सुंदर है जी सर। और कौन से मेडिकल के ऐसे कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप, जैसे अभी हमने फार्मेसी के बारे में आपको डिटेल में बताया, इसके अलावा पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं सर, जैसे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज जो पहले DMLT, DRT, DOTT कहलाते थे, मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये डिप्लोमा कोर्सेज 2 ईयर कोर्सेज थे जो कि सेंट्रल लेवल पे एडमिशंस होते हैं हमारे जैसे स्टेट में और अलग अलग कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। इसी तरह के डिग्री कोर्सेज जो हैं जो BSc कहलाते हैं, पहले ये कोर्सेज जाने जाते थे BMLT, BRT, BOTT इस तरह के नामों से जी। आजकल UGC ने इनको नए नाम दिए हैं, इनको नोमेनक्लेचर को मॉडिफाई किया है।
BSc MLT मीन्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, RT मीन्स रेडिएशन थेरेपी, OTT मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। इस तरह के ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आ गए हैं जहां पर बच्चा 3 साल 3.5 ईयर इतने टाइम में इन कोर्स को करता है और करने के बाद में हॉस्पिटल्स में अपनी खुद की क्लिनिक पर या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में वो बहुत अच्छा गेन कर रहा है। गवर्नमेंट में भी काफी पोस्ट आ रही है। मैं आपको बता करके काफी खुश हो रहा हूँ कि लास्ट ईयर अभी 6 महीने पहले मैंने देखा फ्रंट पेज पे पहली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया। हमेशा गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन अंदर के पेजेस में आती है, फ्रंट पेज पे देना पड़ा। ऑब्वियसली देना पड़ा कि कोरोना के टाइम पे इतनी अर्जेंसी थी, इतनी रिक्वायरमेंट थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट थे वो उतने नहीं थे जितने की गवर्नमेंट की पोस्ट वैकेंसीज। तो हमें ये कहना पड़ा कि आप आइए जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और जॉब ज्वाइन करिए। तो आप जॉब का अंदाजा गवर्नमेंट की वैकेंसीज का, प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने अच्छे कोर्सेज हैं। लेकिन इन कोर्सेज में बच्चा जब भी आए, मैं फिर वही बात कहूंगा, अपना पूरा मन बना के आए कि मेरे को इसमें अपना करियर बनाना है, तभी जाकर के बहुत अच्छा कर सकता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में बहुत अच्छे स्कोप है इसके। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए और पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम चले जा रहे हैं। सर मैं आज बस अंतिम दौर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर जिस बच्चे के पास में 10+2 में एग्रीकल्चर है तो वो अपना करियर कैसे डेवलप कर सकता है? एग्रीकल्चर सर अगर मैं ये कहूँ कि आज के टाइम की सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ब्रांच है तो मेरा कथन गलत नहीं होगा। उसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर पे इस टाइम गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे जितना फोकस किया जा रहा है उतना ही इसकी टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है। आज चाहे हम इजराइल का एग्जांपल लें या स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लें या किसी भी कंट्री का हम देखें जो एग्रीकल्चर में बहुत फास्ट तरीके से आगे जा रहा है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्किल दैट इज अवेलेबल इन देयर नॉट ओनली फार्मर्स, देयर स्टूडेंट्स, देयर प्रोफेशनल्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग के कोर्सेज हैं या जो नॉन कोर्सेज है जिनको लोग जानते हैं वो है सर बीएससी एग्रीकल्चर। आज राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो बच्चे आते हैं, जेट करके एग्जाम होता है हमारा, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, तो जेट के थ्रू बच्चे आते हैं जिन बच्चों ने 12th में एग्रीकल्चर लिया हुआ है, वो जेट में अपना फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आएगा तो उनको ऑप्शन दिए जाते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस के, उनके अकॉर्डिंग को उन कॉलेज को ऑप्ट करके अपना एडमिशन वहां ले सकते हैं। जो ये कोर्स है वो पूरी तरह से स्किल बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है कि उनको लैंड पे क्या करना है, फार्म्स में क्या करना है और आगे मार्केटिंग में क्या करना है। उनको बीएससी एग्रीकल्चर में क्रॉप से लेकर के जहां एक बीज जो एक सीड है वो किस तरह से जमीन में जाता है, फसल बाहर आती है और उसको बेच करके अच्छा मार्जिन कैसे कमाया जा सकता है, यहाँ तक का पूरा कोर्स जीवन यापन में जो काम आने वाली चीज है वो पूरी बीएससी एग्रीकल्चर में कंसिडर की जाती है। तो इसलिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इस तरह की पोस्ट है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे फॉरेस्ट में भी आजकल काफी जा रहे हैं और गवर्नमेंट की सभी पोस्ट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे एज ए ग्रेजुएट एलिजिबल, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। इसी तरह से इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर कोर्स है तो बीएससी एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है जहां भी एडमिशन लेना चाहता है बच्चा। जैसे एपेक्स यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें जेट की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्टली बच्चा एडमिशन लेता है तो अपने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के साथ साथ वो अपने एमबीए की पढ़ाई के पेपर भी करता रहता है और 5th ईयर जो है वो एक्सक्लूसिवली एमबीए का होता है। इस तरह से वो अपना एक पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेता है। इसके साथ में डिप्लोमा कोर्स जो है एग्रीकल्चर में वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मार्केट की जो आज पोजीशन है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। बहुत ही प्राइमरी लेवल पे जो डिप्लोमा प्रोग्राम एग्रीकल्चर में बच्चे करते हैं वो एक तरह से कंपलसरी हो गए हैं कि जो बच्चे जो लोग आज खाद बीज की दुकान, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड की खोलना चाहते हैं उनको भी अपने डिप्लोमा का लाइसेंस चाहिए। वो डिप्लोमा ही ये काम आएगा आपका जो एग्रीकल्चर में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है। तो इस तरह की कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर में, दोनों तीनों तरह के डिप्लोमा, यूजी एंड पीजी कोर्सेज। एमएससी एग्रीकल्चर भी होती है, उसमें हॉर्टिकल्चर और सभी तरह की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो है एग्रीकल्चर की वो भी हैं।
जहां आप अपनी एग्रीकल्चर की अलग अलग लाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आगे पीएचडी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से जिन बच्चों में इंटरेस्ट है, ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छा इसमें गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। जिनके कृषि से रिलेटेड ऑलरेडी फैमिलीज में काम चल रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोर्सेज में। ठीक है सर, आज हम लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी सर ने बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बीसीबी और बीसीएम के और नॉन मेडिकल ऑप्शन से रिलेटेड। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इस श्रृंखला को कंटिन्यू देखते रहिए, हम लोग फिर से आएंगे आपके पास में। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप हम लोगों को 0141660999 पे कॉल करके अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे काउंसलर्स अवेलेबल है 9 to 6 आपकी क्वेरीज का आंसर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और फिर भी अब अगर आपको लगता है कि आपको विजिट करना है एपेक्स यूनिवर्सिटी में तो सेक्टर 5 वीटी रोड मानसरोवर हमारा कैंपस है, आप यहाँ आइए और आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।